हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो जैसे मैंने कल आपको बताया कि सबसे पहले हमने चर्चा की थी आवेश के बारे में। आवेश तो किसी वस्तु का मूल गुण होता है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। फिर हमने इसके बहुत सारे मात्रक जाने। MKS पद्धति में कूलाम, CGS पद्धति में स्टेट कूलाम या इसको ESU नाम दिया। एक अन्य मात्रक और था EMU या AB कूलाम। एक फैराडे भी पढ़ा हमने, सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का, 96,500 कूलाम। और याद रखना बच्चों, एक फैराडे आवागाद्रो का इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा किया जाए इसके बराबर आता है। फिर मैंने कुछ गुणधर्म पढ़ाए थे आपको। सबसे पहला गुणधर्म था कि आवेश दो प्रकार का है, धनावेश और ऋणावेश। दूसरा गुणधर्म था सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, विजातीय है तो आकर्षण बल लगेगा। तीसरा गुण हमने पढ़ा था कि जब वस्तु को आप आवेशित करोगे तो द्रव्यमान परिवर्तित होगा, धनात्मक का द्रव्यमान घटेगा, ऋणात्मक का द्रव्यमान बढ़ेगा। फिर आपने एक और पढ़ा आवेश संरक्षित राशि है। और लास्ट का कल पॉइंट हमने पढ़ा था कि आवेश क्वांटीकृत राशि है। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले गुणधर्म की ओर चलते हैं। गुणधर्म नंबर 6। कल अपन 5 गुणधर्म पढ़ चुके हैं ना। छठा गुणधर्म क्या कहता है कि अगर आप दो वस्तुएं ले रहे हो, समझना ध्यान से, एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु V है बच्चों, और आपने उन दोनों वस्तुओं को अटैच कर दिया है, मिला दिया है, या ऐसे और ऐसे तार से ना मिलाना चाहो तो डायरेक्ट भी मिला सकता हूं बच्चों, A से B। इसके ऊपर कुछ आवेश है Q1 मान लो, इसके ऊपर आवेश है Q2, कि जब दो वस्तुओं को मिलाया जाएगा, संपर्क में लाया जाएगा, तो क्या होगा? तो बच्चों इनमें आवेश का फ्लो होगा। क्या होगा? आवेश का फ्लो। कहां से कहां आप याद रखिएगा, जो धनावेश का फ्लो होगा बच्चों वो तो होगा उच्च विभव। ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चे बोलते हैं उच्च आवेश। उच्च आवेश नहीं है बच्चों, उच्च विभव से निम्न विभव। और ऋणावेश इसका उल्टा प्रवाह होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पॉइंट क्या है, पहले मैं पॉइंट लिखता हूं, देखना आप समझना। पॉइंट है बच्चों छठा हमारा कि धनावेश का प्रवाह, जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसका प्रवाह, धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से कहां पर? निम्न विभव की ओर होगा। की ओर। समझ में आया आपको? जो धनावेश है उसका प्रवाह तो बच्चों उच्च विभव से, हाई पोटेंशियल से कहां होगा? लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो धनावेश का प्रवाह तो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और अगर हम बात करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से, उल्टा एक तरीके से उच्च विभव की ओर होगा। यह आप याद रखें। हमें मतलब आवेश से नहीं है, बार बार कह रहा हूं, हमें मतलब आवेश से नहीं है। अगर आपको प्रवाह की दिशा जाननी है, सुनना, तो जो धनावेश है वो तो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव, और ऋणावेश उल्टा, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इनका प्रवाह होगा। याद रखें आप। पॉइंट नंबर 7 देखिए भाई, पॉइंट नंबर 7। अच्छा, ये प्रवाह कब तक होगा? कब तक होगा? अरे प्रवाह हो किस वजह से रहा है? विभव की वजह से। अगर दोनों वस्तुओं का विभव बराबर हो जाए
तो ना धनावेश का प्रवाह होगा ना ही ऋणावेश का प्रवाह होगा। तो ये पॉइंट, अगला पॉइंट बन जाता है कि आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह तब तक होता है, आवेश का प्रवाह तब तक होता है, कब तक बच्चों? जब तक कि आवेश का प्रवाह तब तक होता है, कब तक? जब तक कि वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए। दोनों पॉइंटों को समझिए। अगर आपको धनावेश का प्रवाह करवाना है तो धनावेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणावेश कहाँ जाएगा? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और बच्चों प्रवाह कब तक होगा? जब तक कि वस्तुओं के विभव समान ना हो जाए, लास्ट में वोल्टेज बराबर होने चाहिए। एक क्वेश्चन देखिएगा इनके ऊपर बेस्ड, और आप सोचना। कोई मान लो एक तो ये चालक है फॉर एग्जांपल्स, और दूसरा चालक कुछ ऐसा है। दो अलग अलग चालक लिए भाई मैंने। इसका आवेश मैंने लिया +10 कूलाम और इसका आवेश मैंने लिया +50 कूलाम। सुनना, दो अलग अलग चालक हैं, एक 10 कूलाम का है और एक 50 कूलाम, दोनों इन पर आवेश रखे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने अगर इनको तार से जोड़ दिया हो, अगर मैं इन दोनों को तार से जोड़ दे रहा हूं तो आवेश प्रवाह किस दिशा में होगा? इसको मान लिया A और इसको मान लिया B। आवेश प्रवाह की दिशा आपको बतानी है कि आवेश A से B जाएगा या आवेश B से A जाएगा। सवाल सुनो और उत्तर बताओ। एक बार आप सोच के देखें, मैं जवाब दूं इससे पहले एक बार आप खुद सोच के देखिए कि आपके पास में दो चालक हैं A और B करके। A का आवेश 10 कूलाम है, B का आवेश 50 कूलाम है। आपने इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया बच्चों, तो आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी बताइए? आवेश A से B जाएगा या आवेश B से A आएगा? तो आप सोच रहे होंगे सर 10 कूलाम है, ये 50 कूलाम है, तो भैया यहाँ विभव ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो B से A चला जाएगा। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। बच्चों मैंने क्या कहा है? हमें तुम्हें क्या पता है बताओ? विभव किसका ज़्यादा है आपको पता है क्या? अगर क्वेश्चन में पता होता कि विभव A का ज़्यादा है B से, तो आवेश A से B जाता। आवेश से मतलब नहीं है, मतलब है विभव से। विभव आपने नाम सुना होगा, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो बच्चों जानकारी आवेश की है, किसकी नहीं है? विभव की नहीं है। और जब तक विभव की जानकारी नहीं होगी, जब तक विभव की जानकारी नहीं होगी, आप दिशा नहीं बता सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर भाई? इसका आंसर आएगा विभव की जानकारी के बिना, विभव की जानकारी के बिना प्रवाह की दिशा ज्ञात नहीं की जा सकती है। सुनना ध्यान से, विभव की जानकारी के बिना, जब तक हमारे पास विभव की सटीक जानकारी नहीं होगी, हम प्रवाह आवेश कहाँ से कहाँ होगा इसका आकलन भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार ये नोट करिए यहाँ तक सब। 2 पॉइंट लिखे हमने, धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव, ऋणावेश निम्न से उच्च विभव। याद रखना इस बात को बच्चों। आवेश का प्रवाह कब तक होता है? जब तक कि विभव बराबर ना हो जाए। आवेश अलग अलग हो भी सकता है और नहीं भी, कह नहीं सकते, पर लास्ट में विभव को तो बराबर होना होगा। हमने क्वेश्चन लिया 10 कूलाम 50 कूलाम, 2 आवेश दिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि B से A जाएगा ना सर, B में आवेश ज़्यादा है, पर मैंने ऐसा कहाँ कहा कि प्रवाह उच्च आवेश से निम्न आवेश होगा।
मैंने क्या कहा है, उच्च विभव से निम्न विभव होगा। तो यहाँ चूंकि विभव की जानकारी नहीं है इसलिए हम दिशा ज्ञात नहीं कर सकते। पर इसमें भी एक विशेष कंडीशंस हो सकती है, सुनना, उसको भी लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दोनों वस्तुओं का आकार एक जैसा होता। भाई विभव दो चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों, एक तो आवेश पर और एक आकार पर। सुनिए मेरा सवाल सुनना। सवाल क्या है कि दो चालक गोले ले लिया आपने, ये लो, और दोनों का आकार एक जैसा है। मतलब अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या भी r ही होगी। अब मैं वापस से वही सवाल, इसका 10 कूलाम है और इसका कितना है 50 कूलाम मान लीजिए। अब की बार विभव की जानकारी तो अभी भी नहीं है, पर जब आकार बराबर होता है तो जिसका आवेश ज़्यादा होता है उसका विभव ज़्यादा होता है। तो अब की बार मुझे विभव पता है, ये A है ये B है, और अब इनको जोड़ोगे ना आप तो आवेश का प्रवाह अब की बार B से A होगा। पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों चालक अलग अलग आकार के थे तो आप कोई आंकलन नहीं निकाल पाए थे। स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखना चाहिए यहां पर अपने को कि यदि दोनों चालक समान आकार के हों, समान आकार बिल्कुल एक जैसे हों, मतलब समान आकार के हों, तो कंडीशन है, ध्यान रखना भाई, वो तो हमेशा लागू होगा उच्च विभव से निम्न विभव। पर अगर कभी कभार ये विभव में पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि यदि दोनों चालक के समान आकार के हों तो फिर धनावेश का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह होगा कहाँ, उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर, निम्न आवेश की ओर। अगर आकार समान हो तो धनावेश का प्रवाह उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर, तथा अब ऋणावेश कहां जाएगा, ऋणावेश का प्रवाह निम्न आवेश से उच्च आवेश की ओर होगा। और एक बात और, अंतिम आवेश बराबर होंगे भाई, दोनों चालकों के अंतिम आवेश कैसे होंगे, समान, समान होंगे। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए ना आपको। मेन तो विभव है, आवेश का प्रवाह कौन निर्धारित करेगा, विभव। पर अगर आकार बराबर हो तो आवेश भी निर्धारित कर सकता है। क्वेश्चन देखना है इसके ऊपर भाई, दो चालक ले लो, बिल्कुल एक ही आकार के होने चाहिए। चालक नंबर ए और दूसरा चालक है आपका बी। इन दोनों का आकार बिल्कुल एक जैसा है भाई, मैं बोल रहा हूं ये बात है ना। अब मान लो इसके ऊपर +10 कूलाम आवेश और इसके ऊपर +50 कूलाम आवेश। देखो क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है बस, अगर आकार बराबर नहीं होता, आकार डिफरेंट होते और अब आप इनको जोड़ते तो आप आवेश की प्रवाह ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्योंकि विभव की कोई जानकारी नहीं है। पर अगर आकार बराबर है और इसका आवेश ज़्यादा है बी का, तो बी का विभव ज़्यादा होगा 100%। अब अगर आपसे आवेश प्रवाह की दिशा पूछी जाए, आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी ये पूछी जाए, तो अब आपका आंसर हो जाएगा भाई कि आवेश कहां से कहां जाएगा, बी से ए की ओर। आवेश कहां से कहां जाएगा, बी से ए की ओर। और कब तक जाएगा, चूंकि आकार बराबर है ना,
तो इनके अंतिम आवेश बराबर होने चाहिए। अगर इनके आकार बराबर हैं तो इनके अंतिम आवेश कैसे होने चाहिए? बराबर। दोनों गोलों का आवेश जोड़ के देखो पहले कितना बैठ रहा है। इसका कितना है? 10, इसका कितना है? 50, टोटल कितना है? 60 है ना, आधा आधा कर दो। इसका नया आवेश, ए का नया आवेश कितना आएगा? प्लस 30 कूलाम, और बी का नया आवेश कितना आएगा? प्लस 30 कूलाम। क्लियर है भाई बात यहां तक? तो ये बात हुई आवेश प्रवाह की दिशा की। नोट करो चलो जल्दी से। तो एक बार तो बच्चों आप ये सब नोट करिए, ठीक है ना। ये सब नोट करने के बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा बहुत ध्यान से। 2 गुण तो आपने आज जान लिए हैं। पहला गुण है कि बच्चों आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, धनावेश का तो, और जो ऋणावेश का प्रवाह है ये होगा बच्चों निम्न विभव से उच्च विभव। और कब तक? जब तक कि विभव समान नहीं हो जाती। ठीक है बच्चों। अगला गुण देखिएगा, बहुत सारे गुण हैं इसमें। गुण धर्म नंबर 8 की बात करें बच्चों, आवेश अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। आपने कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा 8 कूलाम पूर्व दिशा में, क्योंकि इसमें दिशा होती ही नहीं है। तो बहुत छोटा पॉइंट है ये तो, कि आवेश अदिश राशि है। और बच्चों जो भी राशि अदिश होती है ना, सदिश राशियों का योग करने के लिए सदिश योग नियम काम में आते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। और अदिश राशि है तो इसका सिंपल योग, बीजगणितीय योग किया जा सकता है। मतलब कुल आवेश इसी से संबंधित है, दिशा से ही खैर, कि कुल आवेश ज्ञात करने के लिए, कुल आवेश ज्ञात करने के लिए, अगर आपको कुल आवेश ज्ञात करना है के लिए सभी आवेशों का, आपको जितने भी आवेश दिए जाएंगे ना, सभी आवेशों का बीज गणितीय योग। कौन सा योग बच्चों? बीज गणितीय योग, ब्रैकेट में चिन्ह सहित। कुल आवेश ज्ञात करने के लिए जितने भी आपको आवेश दिए जाएं, उन सभी आवेशों का बीज गणितीय योग किया जाता है। बीज गणितीय योग किया जाता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, आपको कोई भी एक सिस्टम दे दिया गया, ये लो कुछ भी ऐसा बना करके, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, +2 कूलाम, -1 कूलाम, -4 कूलाम, +3 कूलाम, +1 कूलाम, ऐसा कुछ मान लीजिए बहुत सारा। और मैं आपसे कहूं कि इसका कुल आवेश कितना है, Q टोटल अगर आपको निकालना पड़ जाए, तो अभी आपने बताया ना कि आवेश तो अदिश राशि है, और जब आवेश अदिश राशि है तो टोटल निकालने का सिंपल योग, जिसे हम बीजगणितीय योग कहते हैं, आपको करना पड़ेगा कि +2 सबको जोड़ दो, -1 +1 -4 +3, तो जो Q टोटल आया कितना आएगा देखना, +1 -1, 3 2 5 -4 कितना आएगा बच्चों? 1 कूलाम। बात समझ में आई कि अगर आपको कुल आवेश निकालना है तो कौन सा योग करना होगा? बीज गणितीय योग किया जाता है। तो एक बार तो आप लिखिए इन सबको, ठीक है। 2 पॉइंट आपके सामने और आ गए। अदिश राशि है और कुल आवेश ज्ञात करने के लिए बीज गणितीय योग किया जाता है, चिन्ह सहित, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? इसमें 2 एक छोटे छोटे क्वेश्चन ही बन जाएंगे बच्चों। कई राशियां ऐसी होती हैं जो वेग पर निर्भर करती हैं। आइंस्टीन का आपने एक सूत्र पढ़ा हो, m = m0/√1 - b² / c²।
पहले मैं पॉइंट लिख दूं फिर समझना कि जो आवेश है, आवेश निरपेक्ष राशि है, निरपेक्ष राशि है। यह सापेक्षिकता को फॉलो नहीं करती है, निरपेक्ष राशि है। कहने का मतलब क्या है, अर्थात वस्तु का आवेश, वस्तु का आवेश उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है, उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। सुनना ध्यान से, पॉइंट समझिए। इसमें दो एक क्वेश्चन आपको बनाता हूं मैं। आवेश निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब क्या है कि कोई वस्तु स्थिर हो या गतिशील हो, इस बात से आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क बच्चों किन राशियों पर पड़ता है, सुनना आप ध्यान से। एक सूत्र दिया था, m इज इक्वल टू m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। क्या सूत्र है, m इज इक्वल टू m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। मतलब समझाऊं मैं आपको, सुनना बच्चों। m0 है स्थिर अवस्था में द्रव्यमान, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। कैपिटल M होगा बच्चों क्या, गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। B होगी बच्चों वस्तु की चाल, वस्तु की चाल। और सुनना ध्यान से, C है यहां प्रकाश की चाल। C क्या है बच्चों, प्रकाश की चाल। जब आप गति कर रहे होते हैं, अगर बच्चों V बढ़ाएंगे तो M बढ़ेगा। सुनना ध्यान से। अब आप सोचोगे सर जब हम खड़े होते हैं तो हमारा वजन है कुछ मान लीजिए, और अगर हम चलना प्रारंभ कर दें तो क्या हमारा वजन बढ़ जाएगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा बच्चों, पर स्पीड होनी चाहिए लाइट के रेस्पेक्ट में। आप कहोगे हम 10 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, पर वो तो C के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट है, क्योंकि C तो 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। पर ऐसे कंसेप्ट की अगर बात करनी हो बच्चों, सुनना, जब चाल बढ़ती है, सुनना, जब चाल बढ़ती है बच्चों तो द्रव्यमान बढ़ता है। सुनना कंसेप्ट ध्यान से। अगर आप चाल बढ़ा रहे हो, आप किसी वस्तु को गतिशील कर रहे हो, चाल बढ़ा रहे हो, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ध्यान रखना पहली बात तो। अच्छा, आवेश अपरिवर्तित रहेगा, आवेश कैसा रहेगा बच्चों, अपरिवर्तित रहेगा। और विशिष्ट आवेश, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Q अपॉन M होता है बच्चों विशिष्ट आवेश, Q अपॉन M। तो कोई पूछे कि विशिष्ट आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा, भाई आवेश कांस्टेंट है, द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसका मतलब विशिष्ट आवेश घट जाएगा, कम हो जाएगा। आप बस इतना याद रखें। खैर आप केवल पॉइंट याद रख लोगे, उससे भी अपना काम चल जाएगा कि आवेश निरपेक्ष है, आवेश निरपेक्ष है। कहने का मतलब वस्तु आवेश, वस्तु का जो आवेश है वो चाल से अप्रभावित रहेगा, चाल बढ़े चाहे घटे, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। और फर्क कहाँ पड़ेगा वो आप सुनना, जब आप चाल बढ़ाओगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, आवेश अपरिवर्तित रहेगा और विशिष्ट आवेश घट जाएगा। एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, गुणधर्म नंबर 11। बच्चों अगर आपको किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी है कि आवेश है या नहीं, तो इस बात का पता आकर्षण से नहीं चलेगा। अभी देखना, अभी समझ लो, सुन लो पहले एक बार, समझेंगे तो बाद में।
पता कहां से चलेगा? प्रतिकर्षण से। तो पिंड पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने का प्रतिकर्षण निश्चित परीक्षण है। प्रतिकर्षण निश्चित परीक्षण है। सुनना ध्यान से, पिंड पर आवेश की उपस्थिति आपको देखनी है, तो बच्चों प्रतिकर्षण इसके लिए निश्चित परीक्षण है। प्रतिकर्षण हो रहा है मतलब आवेश है, आकर्षण से कुछ ज्ञात नहीं होता। आकर्षण से कुछ ज्ञात नहीं होता। अभी इस पॉइंट को समझें, जब मैं आपको प्रेरण की विधि पढ़ाऊंगा ना तो ये पॉइंट वापस समझाऊंगा, अभी तो आप नोट कर लीजिए। क्लियर है ना बच्चों? तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। हमने ये जो 10-11 गुणधर्म पढ़े हैं, एक बार आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बात करें अगर हम आगे नेक्स्ट, तो अब तक हम बात कर रहे थे आवेशों के गुणधर्मों की। 10-11 आपने गुणधर्म पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सभी गुणधर्म आपको समझ में भी भाई आ ही गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएं बच्चों, आवेशन की विधियां। कहने का मतलब आवेशित करने के तरीके कि आप किन किन वस्तुओं से या किन किन तरीकों से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हो, है ना। या आप आवेश को कितनी विधियों द्वारा उत्पन्न कर सकते हो, ऐसा कुछ भी समझ लीजिए। आवेशन की विधियां, तो बच्चों 3 विधियां फेमस हैं, जिनमें सबसे पहली विधि, 3 क्या 4 पढ़ेंगे खैर पढ़ने को, तो सबसे पहली विधि रहेगी घर्षण, फ्रैक्शन। कौन सी विधि है बच्चों? पहली घर्षण। और घर्षण से तो आप सब परिचित हो। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। बच्चों जब भी आप 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो रगड़ने से हीट जनरेट होगी। सुनना आप ध्यान से, एक वस्तु कोई ए मान लो और दूसरी वस्तु आप बी मान लो, और जब आप इन दोनों वस्तुओं को रगड़ोगे तो रगड़ने से बनेगी हीट, और उस हीट के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाएंगे। जब आप 2 वस्तुओं को रगड़ोगे ना तो रगड़ने से हीट बनेगी, और हीट बनने से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? एक से दूसरी वस्तु में। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ तो धनावेश आ जाएगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ क्या आ जाएगा? ऋणावेश। आपने एग्जाम्पल करके भी देखा होगा, देखना, गुब्बारा लिया जाए, एक गुब्बारा सूखे बालों में रगड़ा जाए और दीवार में चिपका दिया जाए तो कुछ क्षण के लिए वो गुब्बारा दीवार में चिपक जाता है। या फिर देखना आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े लो, ये एक्सपेरिमेंट आप सबने किया होगा। कंघे को सूखे बालों में, तेल नहीं लगा होना चाहिए, सूखे बालों में कंघे को चलाएं और फिर उन टुकड़ों के पास लाएं तो आप देखते हो वो चिपक जाते हैं। ये सभी विधियां किसको दर्शाती हैं? घर्षण को। नाम में ही आ गया ना घर्षण, और घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ना। तो ज़्यादा हमारे काम की चीज़ इसमें है नहीं है, तो आप बस इतना कर लो कि इस विधि में घर्षण में क्या होता है बच्चों? इस विधि में एक वस्तु पर धनावेश, एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। इसलिए बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। घर्षण में हम थ्योरेटिकल तो विशेष पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना भाई।
तो बस इतना समझ जाओ कि भाई घर्षण में क्या करते हैं, आप जब दो वस्तुओं को रगड़ोगे, आपस में घर्षण कराओगे, तो किसी एक वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, धनावेश, और बच्चों दूसरी वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। पहली विधि हो गई घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण से आवेश कैसे आएगा। नंबर जो दूसरा मेथड है बच्चों, घर्षण के बाद नंबर आता है प्रेरण का, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन और इसको बोलते हैं कंडक्शन। सॉरी, पहले अपन चालन पढ़ेंगे भाई, प्रेरण तो नंबर 3 पर पढ़ेंगे। नंबर दूसरे पर अपन पढ़ते हैं चालन। पहली विधि कौन सी हो गई, घर्षण, और दूसरी कौन सी पढ़ेंगे, चालन। बच्चों चालन का मतलब क्या होता है कि दो वस्तुओं को तार से जोड़ दिया जाए। मैंने आपको समझाया ना कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, अब या तो इनको आपस में टच करवा दें और या बच्चों इनको हम चालक तार से जॉइंट कर दें। तो जब आप दो वस्तुओं को चालक तार से जॉइंट करते हो, अभी तो पढ़ा था हमने, पॉइंट नंबर 7 याद करो, 6 और 7 पढ़े थे शायद, कि जब हम दो वस्तुओं को टच कराते हैं तो इनमें आवेश का प्रवाह होगा, बिल्कुल होगा साहब। कहाँ से कहाँ, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर। कब तक होगा, जब तक कि इनके विभव बराबर ना हो जाए। तो ये भी हम पढ़ लिए हैं, बस केवल लिखना है कि जब दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए अथवा चालक तार से जोड़ा जाए, सुनना, अथवा चालक तार से जोड़ा जाए, तो उनमें आवेश का प्रवाह कब तक होगा बच्चों, तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान नहीं हो जाते। आप दो वस्तुओं को संपर्क में लाओगे या बच्चों उनको चालक तार से जोड़ोगे तो उनमें आवेश का प्रवाह होगा। अब आवेश का प्रवाह कहां से कहां होगा, यह तो डिपेंड करेगा आवेश धनावेश है या ऋणावेश है। अगर आवेश धनावेश होगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, और अगर आवेश ऋणावेश होगा तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। पर जाएगा कब तक, जब तक उनके विभव बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, नोट करो, चलो एक बार दो विधियां नोट करो, फिर समझते हैं हम तीसरी विधि जिसका नाम है प्रेरण। तीन ही विधियां ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, घर्षण, चालन और प्रेरण। ठीक है ना भाई, दो विधियां लिख लो आप, घर्षण और चालन। अब बात करते हैं तीसरी विधि की, प्रेरण की। सुनना ध्यान से बच्चों, तीसरी विधि है हमारी कौन सी, प्रेरण मतलब इंडक्शन। तो घर्षण में क्या हुआ समझ गए ना आप, दो वस्तुएं ली आपने, एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई। चालन में आपने दो वस्तुओं को जोड़ा तो आवेश का प्रवाह कब तक होगा, जब तक उनके विभव बराबर नहीं हो जाते। तीसरी विधि है प्रेरण, इंडक्शन। अब प्रेरण कैसे होगा सुनना, जैसे आपने ये कोई आवेशित वस्तु ली है, इसमें मान लो प्लस आवेश है, धनावेशित वस्तु लिया आपने, इसके पास में आप एक उदासीन वस्तु लेके आए। उदासीन बच्चों, उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब ये नहीं है कि इसमें आवेश जीरो है। उदासीन का मतलब है जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस।
तो ये प्लस क्या करेगा, इसमें जितना भी माइनस है उसे तो अपनी ओर खींच लेगा और जितना भी प्लस होगा उसे दूर धकेल देगा। मेरी बात समझना आप। होने को तो ये वस्तु अभी भी उदासीन ही है, क्योंकि टोटल तो अभी भी जीरो बैठने वाला है, पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है, पर प्लस और माइनस क्या हो गए, अलग अलग। तो प्रेरण एक तरीके से आवेशित नहीं कर सकता। कैसे करेंगे आवेशित वो मैं देखूंगा, पर प्रेरण आवेशित नहीं कर सकता। प्रेरण तो सिर्फ प्लस और माइनस को क्या कर सकता है, अलग अलग। तो प्रेरण में बच्चों हम क्या लिखेंगे, सुनना ध्यान से, कि जब आवेशित वस्तु के पास, ये आवेशित है ना, आवेशित वस्तु के पास कैसी वस्तु लाई जाती है, उदासीन वस्तु लाई जाती है, तो उदासीन वस्तु में दो सतह हैं, ये पास वाली और ये दूर वाली ना। तो पास वाली सतह पर विपरीत आवेश, प्लस का विपरीत आएगा, सतह पर विपरीत आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान आवेश उत्पन्न होता है, समान आवेश आता है। ऐसे लिख दो कुछ भी। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप उदासीन वस्तु के पास में, एक आवेशित वस्तु के पास में आप एक उदासीन वस्तु लेके आए और प्रेरण में क्या हुआ कि जो निकटवर्ती सतह थी, जो पास वाली सतह थी, वहां तो कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश, ठीक है। और दूर वाली सतह पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ जाता है। क्लियर है? ये डायग्राम बनाना है, थोड़ा ऊपर सेट कर दूं इसको हल्का सा है, कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी बच्चों। डायग्राम बना लेना साथ में कि कैसा भी आवेश ले सकता हूं इसको, इस पर माइनस भी मान सकता हूं, प्लस भी मान सकता हूं ना। तो इस पर हमने प्लस मान लिया, ये हमने एक उदासीन रख दी वस्तु, तो उदासीन माइनस तो यहां आ जाएगा निकट, और प्लस कहां चला जाएगा, दूर। अगर आप नेगेटिव लेते तो प्लस पास आता और नेगेटिव दूर चला जाता। क्लियर है कहानी? नोट करो इसको। चलो इसी में एक हेडिंग और डाल दें, प्रेरण की विशेषताएं, प्रेरण की विशेषताएं सुनना। तो प्रेरण की पहली विशेषता तो आपको दिख रही होगी बच्चों। अब तक आपने घर्षण पढ़ा, तो घर्षण में क्या हुआ, दोनों वस्तुओं के बीच में आवेश का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना। फिर आपने चालन पढ़ा, चालन में भी आवेश का ट्रांसफर हो रहा था, अलग अलग वोल्टेज होना जरूरी है उसमें, फिर समान वोल्टेज होने तक आवेश का प्रभाव होगा। पर अगर आप प्रेरण ध्यान से देख रहे हो तो बताओ, क्या इन दोनों वस्तुओं के बीच में आवेश का स्थानांतरण हुआ क्या? नहीं। प्रेरण की सबसे पहली विशेषता तो यही है, कौन सी, कि दोनों वस्तुओं के मध्य, इन दोनों वस्तुओं के बीच में बच्चों आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, पहली बात। तो ऐसी कौन सी विधि है जिनमें आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा? तो आप क्या नाम दोगे? प्रेरण। प्रेरण में वस्तुओं के बीच में आवेश का ट्रांजैक्शन नहीं होता बच्चों। और दूसरी बात ध्यान से देखना, प्रेरण के बाद ये तो आवेशित थी पहले से, जो दूसरी वस्तु है क्या वो आवेशित हो गई है क्या? नहीं हुई है आवेशित। अभी करूंगा कैसे होती है वो समझाऊंगा, पर
फिलहाल तक तो आप आवेशित नहीं कह सकते, बस प्लस माइनस जो मिलजुल के रह रहे थे उन्हें आपने अलग अलग कर दिया है, पर बच्चों टोटल चार्ज तो अभी भी इसका 0 ही तो होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि प्रेरण के बाद वस्तु उदासीन ही रहती है, उदासीन ही रहती है। क्यों उदासीन रहती है? क्योंकि वस्तु का कुल आवेश कितना रहता है? 0 रहता है। अभी भी उदासीन रहेगी क्योंकि इसका कुल आवेश तो अभी भी कितना है? 0 है। कितना है? 0। एक बार नोट करिए, यहां तक थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया है, कोई बात नहीं है ना। तो फिर बात आती है कि प्रेरण से आप वस्तु को किस प्रकार आवेशित कर सकते हो। अभी तो आप कह रहे हो कि आवेशित नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है, पर इसको बच्चों आवेशित किया जा सकता है। कैसे? ध्यान से देखना, इसके कुछ स्टेप हैं विशेष। आपने क्या किया, एक आवेशित वस्तु ली, ठीक है ना, प्लस मान लो, प्लस मानते हैं, प्लस ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आपने एक उदासीन वस्तु को रखा। अब उदासीन को रखा तो ये प्लस क्या करेगा? उदासीन का जितना माइनस है उसे अपनी ओर खींच लेगा निकटवर्ती सतह पर, और दूरवर्ती सतह पर कौन चला जाएगा बच्चों? प्लस। अब क्या करना है अपने को, सुनना अगली बार। ये तो पॉजिटिव है ही है, इससे तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं। ये जो उदासीन वस्तु है ना, अभी फिलहाल कंडीशन क्या है इसकी? माइनस, और ये क्या है? प्लस। इसको कर दो आप भूसंपर्कित। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? भूसंपर्कित। भूसंपर्कित का मतलब है पृथ्वी के संपर्क में। तो जब देखो ये माइनस तो इससे बंधा हुआ है ना, तो ये प्लस चला जाएगा पृथ्वी में। एक्चुअल में ये कहना गलत है बच्चों, प्लस तो कहीं जाता ही नहीं है। तो होगा क्या एक्चुअल में? अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। कौन आएगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा, और इन प्लस को यहां से क्या कर देगा? गायब। सही तरीका तो ये है। अब सोचो ध्यान से, अगर आप पहले इस पॉजिटिव वस्तु को हटाते हो बच्चों, तो ये नेगेटिव फ्री हो जाएगा, और ये फ्री नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर। अभी नेगेटिव अर्थ में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि नेगेटिव इस प्लस से बंधा हुआ है। तो बच्चों पहले हमें क्या करना चाहिए? ये जो भूसंपर्कित है ना, इसको हटा देना चाहिए। पहले आप इस भूसंपर्कित को हटाओ, और जैसे आप भूसंपर्कित को हटाओगे तो बताओ ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी? ध्यान से सुनना, 2 स्टेप थे यहां कि पहले भूसंपर्कित को हटाऊं कि पहले पॉजिटिव प्लेट को हटाऊं। तो मैंने पहले किसको हटाया? भूसंपर्कित को हटाया बच्चों। अब आप इस पॉजिटिव को हटा लीजिए, तो आपको देखो नेगेटिव वस्तु मिल जाएगी, नेगेटिव इसमें फ्री रह जाएगा, और इस तरीके से आप ऋणात्मक वस्तु प्राप्त कर सकते हो। अब देखो इसमें प्रेरण भी हुआ है बच्चों, और साथ में चालन भी हुआ है। चालन कहां हुआ है सर? पृथ्वी और उदासीन वस्तु के बीच में। तो प्रेरण की हेल्प ली गई, साथ में चालन की भी हेल्प ली गई। अकेले प्रेरण से आप वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा? इसी तरह आप चाहते तो पॉजिटिव बना लेते, यहां नेगेटिव लेकर वो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट करिए बच्चों, ये हो गई हमारी आवेशन की 3 विधियां, ठीक है ना। बात करें हम चौथी विधि की, तो चौथी विधि है बच्चों, सुनना ध्यान से, इसको साफ लिख लो एक बार, पहले इसको नोट करो ढंग से। चौथी विधि की अगर हम बात करें तो चौथी विधि का नाम है विद्युत विसर्जन। सुनिएगा ध्यान से। मेथड नंबर 4 क्या है? विद्युत विसर्जन।
अब ये क्या चीज है, सुनना ध्यान से। विद्युत विसर्जन क्या होता है बच्चों? आपने आसमान में बिजली कड़कते हुए देखी है? आसमान में बिजली कड़कते हुए, है ना, वो विद्युत विसर्जन का ही उदाहरण है। आसमान से बिजली का गिरना विद्युत विसर्जन का ही उदाहरण है। या घरों में आपने तारों में स्पार्क देखा होगा, चिंगारी उठती हुई देखी होगी, वो विद्युत विसर्जन का उदाहरण है। विद्युत विसर्जन कब होता है बच्चों? सुनना ध्यान से, कि हमारे पास एक वस्तु है, मान लीजिए इसका आवेश बहुत ज्यादा है, इसका जो आवेश है अति उच्च है, इसका आवेश कैसा है? बहुत ज्यादा। और पास में कोई दूसरी वस्तु है, इसका आवेश है मान लो निम्न, कम आवेश मान लो भाई साहब, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा आवेश हो और बच्चों बीच में चालन ना हो, चालन नहीं होना चाहिए, तार नहीं जोड़ा हुआ हो, तो क्या होगा? ज्यादा आवेश होने के कारण ये जो माध्यम है ना, माध्यम का आयनन, इनके बीच में माध्यम भरा हुआ है और इस माध्यम का होगा आयनन, माध्यम का होगा आयनन। आयनन का मतलब क्या है? माध्यम में जो कण हैं वो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आवेश सीधा कूदकर दूसरी वस्तु तक पहुंच जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे, पहले आप बात को समझें। विद्युत विसर्जन की घटना कब होती है बच्चों? जब एक पिंड अति उच्च आवेश यानी कि विभव पर हो, आवेश ज्यादा है तो विभव भी ज्यादा होगा, और बच्चों बीच में चालन ना हो रहा हो तो माध्यम का आयनन होगा और आवेश डायरेक्ट एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पहुंच जाएगा। आवेश एक वस्तु से, दोबारा समझें इस बात को आप। मान लीजिए कि यहां पर आपके पास में प्लस 100 कूलाम आवेश है, प्लस 100 कूलाम आवेश है, बहुत ज्यादा आवेश है तो इसका विभव भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, ये समझो आप। तो बच्चों यहां आपको आवेश पहुंचाना है, मान लीजिए ये माध्यम क्या होगा आपका? आयनित। आपने देखा है ना, इसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, Na इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन Cl को देता है, ऐसे इसी तरीके से HCl जैसे कन्वर्ट होता है, ऐसे ही जो गैसें हैं ये हो जाएंगी आयनित, प्लस माइनस। होगा क्या? ये जो प्लस है, प्लस एक और माइनस एक मान लो आप, तो ये इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, और जब माइनस एक यहां आएगा, प्लस 100 है और माइनस का एक आया तो कितना हो गया? प्लस 99 कूलाम, और ये प्लस प्लस को धक्का देगा तो ये प्लस यहां पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद इनकी स्थिति ऐसी होगी, यहां पहले 100 कूलाम था, यहां एक तरीके से 0 कूलाम था, दोनों के बीच में कोई चालन थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना, तो आवेश डायरेक्ट कूदकर एक वस्तु से कहां चला गया? दूसरी वस्तु पर चला गया। इसे बोलते हैं विद्युत विसर्जन। देखो इसके बारे में लिखता हूं, ध्यान सुनना। जब कोई पिंड, लिखो, जब कोई पिंड उच्च विभव पर हो, जब कोई पिंड उच्च विभव पर हो तथा चालन ना हो, काम की बात सुनना, कि चालन होगा फिर तो चालन से ही काम चलेगा, तार वार नहीं जुड़ा होना चाहिए बच्चों। जब कोई पिंड उच्च विभव पर हो तथा चालन ना हो, चालन ना हो, तो आवेश सीधे कूदकर, ये कूदकर नाम क्यों लिया आप समझ गए होंगे शायद, आवेश सीधे कूदकर आयनन के कारण, आयनन के कारण दूसरे पिंड पर चला जाता है, दूसरे पिंड पर चला जाता है, चला जाता है। इसे
क्या कहते हो आप? विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन कहते हैं। यह बात समझ में आई ना? और बच्चों, अगर विसर्जन किसी नुकीले सिरे से हो रहा हो, विसर्जन किसी नुकीले सिरे से हो रहा हो, यदि विद्युत विसर्जन किसी नुकीली वस्तु से हो तो इसे क्या कहते हैं? कोरोना विसर्जन। क्या बोलते हो बच्चों? कोरोना विसर्जन। कितना डेंजरस नाम है ना, कोरोना विसर्जन कहते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? जब पिंड बहुत ज्यादा उच्च विभव पर हो बच्चों और चालन ना हो, तो आवेश आयनन की वजह से सीधे कूदकर दूसरे पिंड तक पहुंच जाता है। इसे बोलते हैं विद्युत विसर्जन। और अगर विसर्जन नुकीली वस्तु से होता है तो इसे कोरोना विसर्जन कहते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण लिख लो इसका। बिजली गिरना, आपने घटना सुनी होगी अक्सर, बहुत खतरनाक होती है ना भाई, बिजली का गिरना, या तारों में स्पार्किंग, वायर तारों में स्पार्किंग, ये सब विद्युत विसर्जन की घटना के उदाहरण हैं। एक बार आप इसे नोट करिए भाई, जल्दी से इसे नोट करो, ठीक है? अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की ना। बच्चों, मैंने आपको एक बात कही थी, पॉइंट नंबर 11 आप याद करो, अभी लिखाया था। अब आपको समझ में आएगा वो पॉइंट कि अगर किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति देखनी है तो प्रतिकर्षण सही तरीका है। आकर्षण से हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। क्यों नहीं होता? ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है हमारी, इस पर बहुत ज्यादा आवेश है, प्लस 1000 कूलाम मान लो। कितना आवेश है? प्लस 1000 कूलाम आवेश। सुनना बहुत ध्यान से। इसके पास में आपने एक दूसरी वस्तु और रख दी, एक पर आवेश बहुत ज्यादा लिया है, दूसरी पर कुछ कम आवेश लो। जैसे यहां ले लिया प्लस 2 कूलाम। मेरी बातें बहुत ध्यान सुनना भाई। 1000 कूलाम आवेश इस पर है और इस पर आवेश कितना है? 2 कूलाम। बच्चों, नियम के हिसाब से तो दोनों वस्तुएं प्लस प्लस यानी कि सजातीय हैं, समान प्रकृति का आवेश है, तो लगने को तो बल हमें प्रतिकर्षण लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? प्रतिकर्षण। पर ध्यान से देखो बच्चों, अगर एक आवेश बहुत ज्यादा हो और एक कम हो तो होगा क्या? इसमें प्रेरण होगा। इसमें बहुत सारे आवेश रहे होंगे तो सभी माइनस यहां आ जाएंगे और सभी प्लस कुछ यहां चला जाएगा। मान लो 100 कूलाम आए, माइनस का यहां 100 कूलाम आया, प्लस का यहां 100 कूलाम तो प्रेरण की वजह से आया, और 2 कूलाम इसके ऊपर और है, तो प्लस का कितना हो गया? 102 कूलाम। समझिएगा बहुत ध्यान से, कंसेप्चुअल चीज है। यहां बहुत ज्यादा आवेश था, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक पर आवेश बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक पर कम, तभी अपवाद समझ में आएगा आपको। बच्चों, इस प्लस और इस माइनस, मतलब मैं इन 2 स्टेप की बात करता हूं, इनके बीच में कौन सा बल लग रहा होगा? प्लस और माइनस है तो सोचने वाली बात ही नहीं है, इनके बीच में तो आकर्षण बल लग रहा होगा। और अगर बच्चों मैं इस और इस सतह की बात करूं तो दोनों प्लस प्लस हैं,
तो कैसा बल लग रहा होगा? प्रतिकर्षण। बच्चों इन दोनों के बीच में सुनना, दूरी कैसी है? कम। दूरी कैसी है? कम। तो इनके बीच में जो आकर्षण लग रहा होगा वो होगा बहुत ज्यादा। आपको पता चलेगा आगे कि बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी जितनी कम होगी बल उतना क्या होगा? ज्यादा। सुनना, यह दूरी कम दिख रही है बिल्कुल साहब, तो जैसा भी बल होगा वो ज्यादा होगा। और बल कैसा है? आकर्षण, इसलिए आकर्षण बल क्या हुआ? ज्यादा। ये देखना, ये वाली दूरी ज्यादा है तो ये बल कम होगा। और प्लस प्लस में कौन सा बल होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण कैसा होगा? कम। थोड़ा दिमाग लगाना तो आपको बात समझ में आएगी। बच्चों हमने देखा कि प्लस और माइनस के बीच में दूरी कम है तो लगने वाला बल, और प्लस माइनस में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। कैसा होगा? ज्यादा होगा। और अगर मैं प्लस और प्लस की बात करता हूं तो दूरी कैसी है? ज्यादा, तो प्रतिकर्षण कैसा होगा? कम। अब सोचो, इस वस्तु पर प्रतिकर्षण तो लग रहा है मान लो 10 न्यूटन, कम होना चाहिए प्रतिकर्षण, और आकर्षण लग रहा है ज्यादा, मान लो 15 न्यूटन। तो इस वस्तु पर परिणामी बल कैसा होगा? परिणामी बल कैसा होगा? आकर्षण वाला या प्रतिकर्षण वाला? अरे 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 15 इधर, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। और ये कौन सा है? आकर्षण वाला। तो याद रखें, इस पर परिणामी बल कैसा होगा? आकर्षण। मैंने आपको कहा ना कि आकर्षण से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि दो वस्तु ए और बी हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि उनके अलग अलग आवेश होंगे। देखो समान आवेश थे, फिर भी मैंने कैसा बल दिखा दिया आपको? आकर्षण। परंतु बच्चों ये केवल तभी संभव होगा जब एक का आवेश बहुत ज्यादा हो और दूसरे का आवेश कम हो। और देखो एक चीज और दिखाऊं, उदासीन लेके देखें एक, ये तो आवेशित है, वही मान लो प्लस 1000 कूलाम। इसके पास में एक उदासीन रखो। क्या रखो? उदासीन। अब उदासीन में तो आपको पता है, लिख दो इसके ऊपर उदासीन है। तो उदासीन का मतलब होता है जितना प्लस है उतना माइनस है। तो ये प्लस इसके संपूर्ण माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा और प्लस कहां चला जाएगा? दूर। कुछ भी आवेश मान लो बच्चों, इसे मान लो -100 कूलाम, इसे मान लो +100 कूलाम। अब वही कंसेप्ट है, इनके बीच की दूरी कैसी है? कम। और दूरी कम है, प्लस माइनस में बल कौन सा होगा बच्चों? आकर्षण बल ज्यादा होगा। और इन दोनों सतह की बात करता हूं, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, इनकी दूरी कैसी है? ज्यादा। और प्लस प्लस में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण। दूरी ज्यादा है तो बल कैसा होगा? कम। वही कहानी वापस से, आकर्षण ज्यादा है, प्रतिकर्षण कम है, तो इस पर भी परिणामी बल कैसा होगा? आकर्षण। मेरी बात समझना कि आकर्षण से कुछ भी पता क्यों नहीं चलता है। सुनो, अगर एक वस्तु प्लस की है और एक माइनस की है तब तो आकर्षण होगा ही होगा। दोनों वस्तुएं प्लस की हैं तब भी आकर्षण हो सकता है। एक प्लस की और एक उदासीन हो तब भी आकर्षण हो सकता है। अब तो बात दिमाग में बैठ गई होगी ना। मैं आपसे ये कहूं कि दो वस्तुएं हैं मेरे पास, एक ए और एक बी, उनके बीच में हो रहा है आकर्षण, तो आप आवेश के बारे में कोई कमेंट करिए। तो आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हो सकता है कि विपरीत प्रकृति का आवेश हो सकता है कि समान प्रकृति का आवेश हो सकता है कि कोई एक आवेशित हो और एक उदासीन, ये भी संभव है। इसीलिए मैंने कहा था कि आकर्षण से कुछ ज्ञात नहीं होता। हां, प्रतिकर्षण केवल तब लगेगा जब दोनों पर कैसा आवेश होगा? समान प्रकृति का आवेश होगा। बच्चों पॉइंट समझ में आया ना? 11 पॉइंट अब आपको क्लियर आएगा, इसलिए मैंने प्रेरण का इंतजार किया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको
लाइक किया करें, शेयर भी किया करें भाई। चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा ढंग से समझ में आएगा। बच्चों 2-3 दिन वेट करो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज हमारा वक्त हो चुका है ना। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय। धन्यवाद बच्चों।